हेलो दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में आपसे पूछा था कि सोलो लेवलिंग कैसी है। सोलो लेवलिंग एक एनिमे सीरीज है और मुझे उसका थंबनेल दिखा जब मैं crunchyroll.com पर था। व्हाई नॉट गेट इनटू सम एनिमे सीरीज। मैं एनिमे देखता हूँ, वैसे भी पहले भी देखी हुई है, पर बहुत दिन से किसी सीरीज को अच्छे से फॉलो नहीं किया था। सो मैंने सोचा एक सीरीज शुरू करता हूँ देखना, और मैंने आपसे पूछा कि सोलो लेवलिंग कैसी है। एंड ओवरवेलमिंगली आप सब ने कहा कि अच्छी नहीं है, और कुछ ने तो ये भी कहा कि मुझ जैसे इंसान को अच्छी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या था, पहले-पहले तो समझ में नहीं आया, बाद में पता चला कि आप में से कुछ लोगों को लगता है कि चूँकि मैं डेप्थ वाली किताबें पढ़ता हूँ, डीप टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होता हूँ, इसलिए मुझे सोलो लेवलिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू इट इज़ शैलो। एंड यू आर नॉट रॉन्ग, बट मुझे ये एक्चुअली अच्छी लगी। पर इसका मतलब शायद ये है कि मैं उतना डीप नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। पर शायद ये है कि हर समय डीप चीज़ों के साथ एंगेज करने के बाद कभी-कभी फुर्सत में कुछ शैलो चीज़ें देखना अच्छा लगता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको 90s में अच्छे खासे स्मार्ट लोग 90s में गोविंदा की फ़िल्में अच्छी लगती थी। इट वाज़ सिली स्टफ, बट दिमाग को कभी-कभी साँस लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो सिली स्टफ इज़ नॉट बैड, बट सोलो लेवलिंग मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो शैलो थी। मुझे उसमें एक्चुअली थोड़ी बहुत डेप्थ दिखी। ये डेप्थ कहानी में नहीं थी। कहानी वाज़ वेरी शैलो एज़ यू सेड, पर डेप्थ थी इसके पीछे वाले थीम्स में। और वो एशियन, साउथ एशियन, ईस्ट एशियन देशों की संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा एक थोड़ा-सा एक वीडियो बना के आपके साथ इसके बारे में बात कर लूँ। अगर इसको रिव्यू समझना है तो समझ लो, पर शायद ये रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैं एनीमे का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ कि मैं उसके नुआंसेस के ऊपर कमेंट कर सकूँ। पर सोलो लेवलिंग मुझे अच्छी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि सोलो लेवलिंग का जो फंडामेंटल थीम है वो एक लिटरेरी जॉनरा के साथ रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है प्रोग्रेशन फैंटेसी। प्रोग्रेशन फैंटेसी क्या होती है? अगर आपने कभी भी कोई भी शोनेन एनिमे देखा है तो आपको पता है प्रोग्रेशन फैंटेसी क्या होती है। प्रोग्रेशन फैंटेसी होती है एक ऐसी फैंटेसी स्टोरी जिसमें प्रोग्रेशन वाला एलिमेंट होता है, यानी हीरो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड देन प्रोग्रेसेस एंड देन गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एटसेट्रा। सो प्रोग्रेशन फैंटेसी के कई फॉर्म होते हैं। एक होता है लिट आरपीजी, यानी लिटरेरी रोल प्लेइंग गेम, जहाँ पे ये जो प्रोग्रेशन होता है इसको नंबर्स, चार्ट, स्कोर्स और गेम्स की भाषा में समझा जाता है। और दूसरा होता है कल्टीवेशन फैंटेसी। कल्टीवेशन का मतलब बेसिकली तपस्या है, यानी कोई हीरो है, वो पावर को एकत्रित कर रहा है किसी प्रकार की तपस्या के माध्यम से, और उसके ज़रिए वो प्रोग्रेस कर रहा है लेवल्स के थ्रू। अगर आपने इच्छाधारी नागों की कहानियां सुनी हैं, तो वो भी एक तरीके से प्रोग्रेशन फैंटेसी वाली जो ट्रोप है उसका हिस्सा है। क्योंकि प्रोग्रेशन फैंटेसी की जो कहानियां हैं ईस्ट एशियन, वहाँ पे आपको ऐसी कई कहानियां मिलेंगी जहाँ पे ऐसे जानवर जो 100 साल की उम्र के पार जा पाते हैं, उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। इच्छाधारी नागिन के बारे में जो जो कहानियाँ आप लोग सुनते हैं, उसमें कई बार उन शक्तियों का ओरिजिन यही बताया जाता है कि कोई भी सांप अगर 100 साल की उम्र से ज़्यादा का हो गया, तो वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, इच्छाधारी नागिन बन जाता है। बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। यहाँ पे जिस सोशल थीम की मैं बात कर रहा हूँ, उसका रिश्ता है प्रोग्रेशन वाले आइडिया से। क्योंकि प्रोग्रेशन ह्यूमन सोसाइटी में, उस दुनिया में जहाँ पे हम और आप रहते हैं, वहाँ भी होता है। और ये होता है किस माध्यम में? ये होता है सोशल मोबिलिटी के मैदान में। यानी कि गरीब से अमीर बनना, कम रिसोर्सेस वाले इंसान से ज़्यादा रिसोर्सेस वाला इंसान बनना। सोशल मोबिलिटी का जो स्केल है पूरी दुनिया में सर्वेज वगैरह के माध्यम से, मैं कुछ साइट नहीं कर रहा हूँ, पर यू कैन चेक। इनमें साउथ कोरिया, जहाँ से सोलो लेवलिंग नाम की सीरीज आई है, ये काफ़ी नीचे है। यानी साउथ कोरिया में सोशल मोबिलिटी काफ़ी लो है। यानी जो गरीब पैदा होता है वो गरीब रहता है, जो अमीर पैदा होता है वो अमीर रहता है। अमीर और अमीर बनते हैं, गरीब और गरीब बनते हैं। गरीबी से निकलकर अमीर बनना बहुत कम लोगों के लिए संभव हो पाता है। नाउ आप भारत के लोग हैं, आपको ये सुन के बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सोशल मोबिलिटी के मामले में हम भी वैसे ही हैं। इनफैक्ट शायद हम साउथ कोरिया से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। पर हमारे यहाँ प्रोग्रेशन फैंटेसी नहीं दिखती, हमारे यहाँ मिथोलॉजिकल फैंटेसी दिखती है। साउथ कोरिया के कल्चर में कम से कम वो खुजलाहट है, जिसकी वजह से वहाँ की ऑडियंस को, या जस्ट जनरली ईस्ट एशियन देशों की ऑडियंस को प्रोग्रेशन फैंटेसी अच्छी लगती है, क्योंकि उसका एक कल्चरल वैल्यू है, उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। द आइडिया कि
सोलो लेवलिंग को ही ले लो, ये जो एनिमे सीरीज है, यहाँ पे हम कैसी दुनिया देखते हैं। एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर किसी के पास, सॉरी, कई लोगों के पास मैजिकल एबिलिटीज होती हैं, सुपर पावर्स होती हैं, और एक बार तुमको जो सुपर पावर क्लासिफिकेशन में डाल दिया गया वो चेंज नहीं होता। सो रैंक्स होते हैं, एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, डाउन टू ई रैंक। ई रैंक सबसे कम पावरफुल होता है, एस रैंक सबसे हाई पावरफुल होता है। एस रैंक बहुत रेयर होता है, पूरी दुनिया में शायद 10 से भी कम एस रैंक है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर्स, बट आई एम श्योर समबडी विल करेक्ट मी डाउनस्टेयर्स। एंड इसी प्रकार साउथ कोरिया के लोग अपने आप को ऐसी दुनिया में पाते हैं जहाँ पे लोगों के रैंक्स होते हैं, अमीर रैंक और गरीब रैंक। और एक बार गरीब रैंक में आ गए तो तुम गरीब रैंक से ऊपर नहीं जा पाओगे। और यही वो थीम है जो सोलो लेवलिंग और उसकी जैसी दूसरी प्रोग्रेशन फैंटेसी स्टोरीज में देखने को मिलता है। चाहे आप नारुतो की बात कर लो, माई हीरो एकेडमिया की बात कर लो, डीमन स्लेयर की बात कर लो, आइडिया वही है कि तुम शुरू करते हो यहाँ से, तुम में एक खुजलाहट है बेटर बनने की, ग्रो करने की, और तुम मेहनत से, हार्ड वर्क से ग्रो करते हो। ये एक तरीके से हसल कल्चर का ही एक वेरिएशन है, बट एटलीस्ट इट्स आर्टिस्टिक, हसल कल्चर तो खैर बस एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करना और गरीबों को ये बोलना कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं है, ये आइडिया स्प्रेड करने में लगा रहता है। और एक तरह से देखने जाओ तो सोलो लेवलिंग जैसी प्रोग्रेशन फैंटेसी स्टोरीज, सोलो लेवलिंग एक्चुअली शायद लेट आरपीजी कैटेगरी में आएगी, क्योंकि उसमें पूरा गेम इंटरफेस है, मेन्यू खुलते हैं, उसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेवल अप होता है, और स्टैटिस्टिक्स नंबर के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो जॉनरा है, ये हसल कल्चर का आर्टिस्टिक भाई है, और ये उसी प्रकार की गलत धारणा को बढ़ावा देता है जो कि इस प्रकार के सिस्टम को जिंदा रखती है गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम इसी सोशल मोबिलिटी वाले इशू के बारे में बात करने जाएं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, हम साउथ कोरिया से कहीं आगे हैं, विश्वगुरु। हम लोग सोशल मोबिलिटी के मामले में विश्वगुरु हैं। हमारे यहाँ सोशल मोबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं होती, जाति के बेसिस पे भी होती है, और जाति का फंडामेंटल वही है, देख लो, तुम जिस जाति में पैदा हो गए तुम उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, पूरी जिंदगी उसी में फंसे रहोगे। और आजकल जो लिबरल हिंदू हैं वो लोग इस बात को थोड़ा बहुत बोलेंगे, नहीं नहीं, जाति तो बस लेबल है, काम के ऊपर लगाने वाला एक ठप्पा है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, वगैरह वगैरह, जो कि बकवास है। इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। पर हम भी उसी सोशल मोबिलिटी वाले नर्क में जी रहे हैं, जहाँ पे जो जिस सोशल क्लास में अपने आप को पाता है जन्म के समय, वो पूरी ज़िंदगी उसी क्लास में रहता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर या बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होने पर ही उस क्लास के उस पार जा पाता है। जब भारत में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से जो शुरुआती बेनिफिट्स हुए थे, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में जब प्रधानमंत्री बने, तब उस दौरान कई लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। पर जैसे ही हमारी सरकार एक धार्मिक स्लैश हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ बढ़ने लगी, सोशल मोबिलिटी का हो गया बंटाधार, क्योंकि धर्म ही वो फ्रेमवर्क्स प्रदान करता है, जैसे कास्ट सिस्टम, जो कि सोशल मोबिलिटी को रोकती हैं, सोशल मोबिलिटी को एग्जिस्ट करने से प्रिवेंट करती हैं। भारत में सोशल मोबिलिटी को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला था जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में जातिवाद को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और ऐसे कई लोग जो अपनी कास्ट की वजह से किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो ना सिर्फ अब सोचने के लिए सक्षम हुए, बल्कि उनको कानून का सहारा मिला उन पोजीशंस के पीछे जाने में। ये बात अलग है कि भारतीय समाज अब तक जातिवादी है और उन लोगों को जाति के बेसिस पर अब भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। पर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जातिवाद को इलीगल बनाकर सोशल मोबिलिटी को एक बहुत बड़ा सहारा दिया था। सोशल मोबिलिटी को प्रिवेंट करने वाले दूसरे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको इस समय, जो स्टूडेंट पूरी मेहनत करके पढ़ाई करता है ताकि वो लेवल अप कर सके, सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर जीन वू की तरह। वो पाता है कि वो लेवल अप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके 50 मेहनत के बाद भी वो अपने एग्जाम के जरिए अपने आप को साबित करके बेटर रिसोर्स की तरफ नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही एक ऐसी करप्ट व्यवस्था को खड़ी रखने में बिजी है, जो कि अमीरों को अमीर बनाए रखेगी और गरीबों को गरीब बनाए रखेगी। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वो है जो कि सोलो लेवलिंग मिस करता है, और उसके जैसे दूसरे प्रोग्रेशन फैंटेसीज भी मिस करती हैं।
क्योंकि इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है, ओह मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपने जिस्म को तोड़ूँगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा मेरे खून निकल जाए, मेरी हड्डी पसली एक हो जाए और फिर मैं नंबर 1 बन जाऊँगा। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज हसल कल्चर वाला मैसेज है कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है। और ये ऑब्वियसली सच नहीं है। अगर होता, ऐसा नहीं कि साउथ कोरिया में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। उनके रास्ते में आ क्या रहा है? उनके रास्ते में ऐसी वो कौन-सा मैजिकल पोर्टल है, जिसका गेट बंद है उनके लिए, जिसके ज़रिए वो गुज़र नहीं पा रहे हैं? इस समस्या का सॉल्यूशन सोशल है। इस समस्या का सॉल्यूशन सिस्टेमिक है। इस समस्या का सॉल्यूशन है एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों को रिसोर्सेज़ के लिए लड़ना ना पड़े। जिस सोशल मोबिलिटी लैडर की मैंने बात की थी, जिस लिस्ट में साउथ कोरिया काफ़ी नीचे है और भारत भी काफ़ी नीचे है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन-सा देश है? नंबर 1 पे कौन-सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपियन देश है और डेनमार्क में सबके लिए शुरू से आखिर तक हेल्थ केयर और एजुकेशन फ्री है। बस मतलब ऐसी-वैसी हेल्थ केयर और एजुकेशन भी नहीं, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर और हाई क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए फ्री है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेनमार्क का कोई अमीर आदमी अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन का जुगाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। जितनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन सिस्टम वो देश दे सकता है, वो सबको मिलती है, फ्री में। अगर इस सिस्टम का एक मैनिफेस्टेशन तुम एनिमे में देखना चाहते हो, मुझे नहीं पता है किस एनिमे में है या किस शो में है, पर इमेजिन करो सोलो लेवलिंग, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मैजिकल पावर्स सबके पास हैं, हर कोई प्रोग्रेस कर सकता है और हर किसी को प्रोग्रेस करने में मैजिकल सहायता उनका समाज, उनकी सरकार और उनके सिस्टम्स देते हैं। पर वो एनिमे बच्चों को पसंद क्या आएगी? वो एनिमे बच्चों को दिखाने पे बच्चे अपने आप को हार्ड वर्क नाम के ट्रैप में फंसा कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कैसे करेंगे? ऑल इन ऑल सोलो लेवलिंग का ये जो रिव्यू है, इसका सॉल्यूशन इसका एंड पॉइंट ये है कि मुझे वो सीरीज़ अच्छी लगी। Maybe I'm not that sophisticated. Maybe I'm not as intellectual as you guys think I am. I watch stupid shit and I like it. Anyway, thank you for listening to me. I'll see you next time. Bye bye.